हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू क्लास। हम लोग जीएस और जीके कंसिडर कर रहे हैं यूपीएसआई का, ठीक है। यह जो दिल्ली का जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट इन सारे सेक्शंस में जो जीके का सेक्शन है वो 40 नंबर का आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग वो सेक्शन को अच्छे से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इन वीडियोज़ में। चलिए आइए शुरू करते हैं फटाफट ना, बिना कोई टाइम गवाए। जस्ट अ मिनट। चलिए, अब कुछ खुद ही करना पड़ता है क्योंकि कोई असिस्टेंट वगैरह तो है नहीं। चलो चलिए पहले सवाल देखते हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या किसी ना किसी एग्ज़ाम में। जैसे कि देखो, आप पहला ही आपके सामने जो सवाल है ना, वो देखो यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। क्या सवाल है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग में उल्लेखित है। किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है? नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 2 में सिटीजनशिप है, भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, कॉपी पेन लेके चलेंगे तो आसान रहेगा। भाग 4 में जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, और भाग जो है इसी तरीके से आगे चलता जाता है, ठीक है। कुछ और भाग में आपको बता देता हूँ, जैसे कि भाग 14 जो है, भाग 14 में क्या है? सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में आपका इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और अक्सर देखो, भाग 4 को पूछता है, जो मैंने पैटर्न एनालाइज किया है। भाग 4 पूछता है, भाग 14 पूछता है, भाग 3 पूछ लेता है, भाग 2 पूछ लेता है, भाग 7 पूछ लेता है। भाग 7 का मतलब क्या होता है? पार्ट 7 का मतलब क्या है? पार्ट 7 इज नॉट पार्ट ऑफ, मतलब वो हटा दिया गया है, मतलब रिपील्ड है, ठीक है। तो उससे आपको आसानी होती है। जैसे कि भाग 7 अक्सर पूछता है, ये रिपील्ड है, ये है ही नहीं, ठीक है। भाग 6 में यूनियन और सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बताया हुआ है। भाग 4 आपका आंसर हो गया ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 3 जो है आपका फंडामेंटल राइट के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे, बेसिक सा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बाल श्रम यानी दास्ता का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया गया है, ठीक है। तो दो तरीके का, जैसे कि हम लोग के संविधान, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग के जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट, उसमें अलग अलग तरीके का आपको जो है अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो एक सेक्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 में क्या है? नो फोर्स्ड लेबर। जबरदस्ती का आप जो है लेबर किसी से नहीं करा सकते हैं, फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं, पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसमें जो आर्टिकल 24 है, ये बच्चों से संबंधित है, चिल्ड्रन से बात है। चिल्ड्रन में किसी भी तरीके का बच्चों से फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं या किसी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो बालाश्रम जो है, बालाश्रम यानी कि चिल्ड्रन से जो रिलेटेड आर्टिकल है आपका, वो आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। आर्टिकल 23 मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिकल 22 जो है लिबर्टी से रिलेटेड है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि यानी कानून के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा? यानी कि सिर्फ और सिर्फ
कानून के हिसाब से ही मामला चलेगा, कानून के अकॉर्डिंग ही जो है आप पे किसी तरीके का कर लगाया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल दिए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आर्टिकल सही है। जो आर्टिकल 279 है, 279A जो है वो आपका जीएसटी के काउंसिल के बारे में है, जीएसटी काउंसिल के बारे में। आर्टिकल 282 जो है ग्रांट इन एड है, ग्रांट इन एड के बारे में बताता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अलग अलग तरीके की ग्रांट दे सकती हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 282 के तहत। आर्टिकल 300A के तहत क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी का अधिकार किसके तहत आता है? आर्टिकल 300A के तहत। ये देखो आर्टिकल 300A का मतलब क्या है? ये पहले क्या है, जैसे संविधान जब आपका बना था तो उसमें आपका जो आर्टिकल 300 है ना, वो आर्टिकल 300A नहीं था। जो आपका प्रॉपर्टी का अधिकार था वो आपका फंडामेंटल राइट था, आपका मूलभूत अधिकार था, और अगर उसका हनन होता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। लेकिन मामला क्या हुआ, जैसे ही संविधान बना और पारित हुआ, ठीक है, तो फौरन ही लोग कोर्ट में चले गए, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार करती है अधिकरण किस चीज़ का? आपकी ज़मीनों का। ठीक है, किस चीज़ के लिए? सड़कें या पुल या बांध बनाने के लिए। तो लेकिन आपका ज़मीन का अधिकरण होता है, तो उसमें क्या है, कुछ लोग जो है या जो है बहुत बड़ी बड़ी जो है उस टाइम पे लैंड माफिया भी होते थे या बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, तो ज़मींदारी को कंटेन करने के लिए भी कई ऐसे कानून बनाए गए कि आप ज़मींदार, लेकिन ज़मींदारों ने ये कहा कि भैया सबके पास तो राइट टू लैंड, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है और फंडामेंटल राइट है, तो हम तो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में आपके इस एक्ट को चैलेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ के विरोध में, इस चीज़ के बचाव में जो सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट की वजह से ही हुआ था। ठीक है, उसके तहत एक शेड्यूल बनाया गया, शेड्यूल आपके संविधान में जोड़ा गया। तो टोटल जो आपके संविधान में जो बिल्कुल इनिशियल जब संविधान बना था तो टोटल शेड्यूल कितने थे? टोटल शेड्यूल 8 थे। लेकिन जो नवा शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फर्स्ट के तहत जोड़ा गया था आपके संविधान में। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए जोड़ा गया था? उसमें ये कहा गया था कि जो भी लॉ जो है इस शेड्यूल में रखा जाएगा उसको वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, एक बहुत लंबी कहानी चली है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, जैसे जिसमें कि आपका गोलकनाथ केस है, या जिसमें आपका उमाशंकर केस है ये, ठीक है, या आपका फिर उसके बाद में केशवानंद भारती केस भी आया। उसमें एक तो बाद में क्या हुआ कि इसको हटा ही दिया गया, फंडामेंटल राइट के सेक्शन से हटा के इसको एक लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, जो एक नया आर्टिकल बनाया गया, आर्टिकल 300A। लेकिन जो बात हो रही है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, ये वाला जो है ये आपका आर्टिकल 265 है। ठीक है, तो मैंने आपको कहानी पूरी बता दी। मैंने आपको उधर की भी कहानी बता दी कि किस तरीके से आपके प्रॉपर्टी के राइट की कहानी थी। 300A किस तरीके से बाद में जोड़ा गया। 382 जो है केंद्र सरकार किस तरीके से जो है राज्य सरकारों को ग्रांट दे सकती हैं फाइनेंस कमीशन के सजेशन के बाहर। ये आर्टिकल जब प्लानिंग कमीशन था तो ये बहुत यूज़ आता था, बहुत इसका यूज़ आता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं रह गया है, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो आपका जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी की मीटिंग होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार बैठ के एक साथ कानून और जो है नियम बनाती हैं जीएसटी के ऊपर में, वो आपका 279A में कवर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगला सवाल देखते हैं। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान के तहत प्रदान किया जाता है। यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी प्राइमरी एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। पहले क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट पास होने से पहले क्या था, ये जो संविधान, ये जो आपका आर्टिकल था, ये था 6 से 14 की बात करता था। लेकिन जब आपका जो 6 से 14 वाले जो उम्र है बच्चों की, उनका जो एजुकेशन है वो किस में चला गया, आर्टिकल 21A में। 21A में 21A में क्या है, 6 से 14 की बात करता था। लेकिन जब आपका जो 6 से 14 वाले जो उम्र है बच्चों की, उनका जो एजुकेशन है वो किस में चला गया, आर्टिकल 21A में। 21A में 21A में क्या है, 6 से 14 की बात करता था। लेकिन जब आपका जो 6 से 14 वाले जो उम्र है बच्चों की, उनका जो एजुकेशन है वो किस में चला गया, आर्टिकल 21A में।
आर्टिकल 21A में चला गया। तो संविधान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, किस में चला गया, वो आर्टिकल 45 की बात होती है उसमें। आर्टिकल 45 में इस तरीके की बातें हैं। आर्टिकल 44 जो है आपका, आर्टिकल 44 जो आपका है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्सर आप लोग बहस सुनते होंगे, यूसीसी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 48 आपका काउ स्लॉटर को रोकने के लिए है। और आर्टिकल 50 आपका लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करने के लिए जो आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल 50 है, ठीक है। लेकिन जो हमारा इसका आंसर है वो है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में इस बात पर चर्चा हुई है, आर्टिकल 45 में इस बात पर चर्चा हुई है कि जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनके भी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी सरकार लेगी, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, मैग्ना कार्टा की कहानी बता देता हूँ। मैग्ना कार्टा एक्चुअली जो 12th सेंचुरी है उसमें जो राजा ने, जो ब्रिटेन का राजा था उस टाइम पे, उसके वो राजा थे और जो उसके जो सिपाही वगैरह थे, जो उसके बैरून्स जिसको कहते हैं, जो उसके अंडर में लोग आते थे, उनके बीच में एक संविधान एक पारित हुआ था, एक मसौदा पारित हुआ था जिसको एक लिखा गया था और उसको कहते थे कि वो गारंटीड है, उसको ना राजा तोड़ सकता है ना जो दूसरी पार्टी साइन कर रही है वो तोड़ सकता है। यानी कि ऐसे लॉज, ऐसे संविधान, ऐसे कानून जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जो गारंटीड है। तो कौन सा सेक्शन गारंटीड है हमारे संविधान का? हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट गारंटीड है। फंडामेंटल राइट गारंटीड है, इसलिए फंडामेंटल राइट को हम लोग कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल राइट को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से भाग में आता है? भाग 3 में। भाग 2 में आपका आता है सिटीजनशिप। भाग 1 में आपका आता है यूनियन की डेफिनेशन और किस तरीके से एक नए स्टेट का निर्माण हो सकता है। भाग 4A जो है वो आपका वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। कौन सा सेक्शन है वो? आपका भाग 4A, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं, क्या सवाल कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, भारत का जो एक्चुअली क्या है, देखो कानून तभी पारित होता है जब पार्लियामेंट किसी कानून को पास करे बिल के तौर पे ऊपर, या लोकसभा या राज्यसभा, और उसको दोनों सदन जो है उसको सहमति दे और उसके बाद वो कानून लिख के चला जाए प्रधानमंत्री के पास में और प्रधानमंत्री साइन कर देता है तो कानून बन जाता है। लेकिन मामला ये है कि जो आपका संविधान जो आपका वो है सदन है साल के 12 महीना तो सदन चलता नहीं है। तो मान लीजिए सदन छुट्टी पे है या सांसद लोग अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, सदन में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसे अकस्मात घटना हो जाती है जिसमें बहुत तुरंत मतलब फौरन जो है कार्रवाई जरूरी है, तुरंत कार्रवाई जरूरी है या कानून बनाने की बिल्कुल बहुत अर्जेंट आवश्यकता है। तो उसके तहत कौन सा कानून को, उसके तहत क्या होता है कि जो आपका राष्ट्रपति है वो कानून बना सकता है और उसको जब संसद पास बैठती है तो उसको पास कर देती है। अगर 6 महीने तक संसद ने उसका बैठने के 6 महीने तक उसको पास नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने उसकी उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या? अध्यादेश। अध्यादेश कहते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? अध्यादेश ला सकता है। कब ला सकता है? जब संसद बैठी ना हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि संसद फौरन बैठती है, उसको राष्ट्रपति का लाया हुआ अध्यादेश पसंद नहीं आता है
तो सारे सांसद मिलके उसको तत्काल हटा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये इसका जो जिक्र है वो आपका अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 110 जो है आपका मनी बिल के बारे में डिस्कस करता है। बेसिकली दो तरीके के, जनरली क्या 3 तरीके के बिल होते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जिसमें पैसे वगैरह की बात ना हो या जिसमें 110 में जो बातें लिखी गई हैं वो ना हो। और मनी बिल में क्या मामला है कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं है, राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकता है मनी बिल पे, और ऑर्डिनरी बिल के ऊपर राज्यसभा लोकसभा दोनों बराबर का पावर रखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 110 और 114 भी उसी से जुड़ा हुआ है। 114 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कहता है कि बिना कोई पैसा, बिना कोई अध्यादेश पास किए, मनी बिल पास किए कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा? देखो हर जगह क्या है, संविधान में ये कहा गया है राष्ट्रपति ये करेगा, राष्ट्रपति वो करेगा, राष्ट्रपति का जो मर्जी आएगा वो करेगा। लेकिन आप देखते होंगे पावर में कौन है? पावर में है मोदी जी। मोदी जी की जो इच्छा आती है वो करते हैं। और राष्ट्रपति को तो कई ऐसी जगहों पे बड़े बड़े मीटिंग्स में, कैबिनेट मीटिंग्स में बुलाया भी नहीं जाता है। कई ऐसी जगह है जहाँ पे उनको जो है उनकी राय भी नहीं ली जाती है, बुलाया भी नहीं जाता है। तो टेक्निकली क्या है, टेक्निकली ये है कि 2 तरीके के हेड होते हैं। थोड़ा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, आप पेशेंस के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है डी फैक्टो हेड, डी फैक्टो हेड। एक होता है डी जूरे हेड। डी जूरे हेड उसको कहते हैं जो नाम का मुखिया है, और डी फैक्टो हेड जो उसको कहते हैं जो काम का मुखिया है। तो नाम के मुखिया हमारे हैं प्रेसिडेंट, और काम के मुखिया हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले आपने ये पढ़ा होगा ना कि ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो ऑर्डिनेंस कौन पास करेगा? प्रेसिडेंट पास करेगा। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो भी ऑर्डिनेंस पास हो रहा है वो प्रधानमंत्री कह रहा है जाके राष्ट्रपति के पास में कि भैया ऐसा है कि इसको पास कर दो, हमारी इच्छा यही है। तो राष्ट्रपति जो है उसको पास कर देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है सिर्फ कह लीजिए नाम का हेड है, काम का हेड जो है आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो ये जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है? कोई ऐसा आर्टिकल भी तो होना चाहिए कि संविधान का जो इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि भैया ऐसा है कि मोदी जी ही रियल पावर है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी का हिसाब किताब उतना ज़्यादा, आई एम सो सॉरी, राष्ट्रपति का उतना ज़्यादा हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो जो आपका अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74, ठीक है, अनुच्छेद 74 ये कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। ये नींव रखता है, ये फाउंडेशन रखता है किस चीज़ की? कि हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा जो कि अमेरिका में है, बल्कि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आर्टिकल 74 है वो ये मुख्यतः ये बात कहता है, वो इस बात को साबित करता है, वो इस बात की गारंटी देता है कि भैया देखिए जो प्रधानमंत्री जी हैं वही मेन मुखिया हैं, मालिक हैं, बाकी तो सब हैं बस। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आप देखो भाग 4 तो फंडामेंटल ड्यूटीज का है, याद कर देखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, काम इसी से हो जाएगा अगर आप सारे वीडियोस देखते चल रहे हैं। भाग 8 को रोक के चलते हैं। भाग 2 जो है सिटीजनशिप का है, भाग 2 जो है सिटीजनशिप का है। भाग 7 जो है रिपील हो गया है ही या नहीं?
है ही नहीं, ठीक है। तो कुल बचा क्या, भाग 8। भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश जहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होता है, वो प्रदेश जो केंद्र से शासित होते हैं, उन प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि, लेकिन अब आप कहोगे कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन केजरीवाल वहाँ पे हैं। तो एक्चुअली क्या है, दिल्ली जो है एक स्पेशल केस है, बाकी सारे के जगह पे आपको कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। अगले सवाल में देखते हैं। सन 1985 के 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मामला चल रहा था। गुड इवनिंग सर आप बेस्ट हो। थैंक यू फॉर सेइंग मी बेस्ट। बेस्ट तो यार क्या ही है, कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग, ठीक है। चलो, तो 1985 के एक्चुअली क्या कहानी थी, जब ये सन 1980s के बारे में सब जब आप भारतीय राजनीति पढ़ेंगे तो सन 80 के अकॉर्डिंग मनी पावर बहुत ज़्यादा हावी हो गया था हमारे पार्लियामेंट में या हमारे पॉलिटिक्स में। उसमें क्या है, उस टाइम पे आप पढ़ोगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि बहुत ढेर सारे क्रिमिनल्स लोग पॉलिटिक्स में आने लगे थे। जो अभी आप देखते हैं कि बहुत ढेर सारे क्रिमिनल्स, जितने भी बड़े बड़े आपके एरिया के माफिया हैं, वो सब जाते हैं, विधायकी के टिकट लेते हैं और विधायक बन जाते हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल को मैं नहीं कह रहा हूँ, बट एक इन जनरल एक ट्रेंड है कि भैया कोई भी नेता ऐसा होता ही नहीं है इन जनरल जिसके ऊपर 4 से 10 FIR ना हो, ठीक है। तो ऐसा क्या है, 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया था। पैसे का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, खरीद फरोख्त हो रही थी, किसकी, सांसदों की और विधायकों की। इससे क्या है, जो सदन में अस्थिरता आ रही थी, अस्थिर हो गया था। क्या, जैसे मान लो कि कोई पार्टी जीत के पावर में आती है, अब भैया एक पार्टी हार गई, लेकिन जो हारी हुई पार्टी वो क्या करती है, वो जीती हुई पार्टी के MLA को खरीद लेगी, कहेगी ऐसा करो तो हमारे पास आ जाओ और हमारी पार्टी को समर्थन कर दो ताकि मुख्यमंत्री हमारा हो जाए, मंत्री हमारा हो जाए, सरकार हमारी बन जाए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ गई थी राज्य सरकारों में, ठीक है। मुख्यतः राज्य सरकारों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। इस चीज़ को रोकने के लिए एक संविधान संशोधन आया सन 85 में, जिसको हम 52वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसके तहत एक लॉ पास हुआ, क्या कहते हैं उसको, एंटी डिफेक्शन लॉ पास हुआ। उसके तहत संविधान में एक सूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल जोड़ा गया। 10th शेड्यूल की कहानी क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई X नाम के MLA साहब हैं, वो Y नाम की पार्टी से टिकट लेके लड़के MLA बन गए, लेकिन अब मान लो एक Z नाम की पार्टी है, वो इनको पैसा दे दे कि भैया आप ऐसा करो Z में आ जाओ और Y छोड़ दो, तो जब ये अगर मान लो Z में आएंगे तो इनकी सदस्यता क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, इनकी सदस्यता बचेगी ही नहीं, ठीक है, ये MLA नहीं रह जाएंगे। यही जो है मुख्यतः जो है 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ का मामला यही था, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में आपको बता ही चुका हूँ, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 अलग अलग चीज़ें हैं। 4थी अनुसूची में क्या है, 4थी अनुसूची में जो मुख्यतः जो राज्यसभा में प्रति राज्य कितनी सीटें दी गई हैं, कितनी सीटें एलोकेटेड है, वो आपकी 4थी अनुसूची में लिखी गई है। 6वीं अनुसूची में क्या क्या है, 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र है, कौन कौन से, ATMM, ठीक है, A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय। 4 राज्यों के बारे में चौथी जो आपकी 6वीं अनुसूची है उसमें जिक्र हुआ है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग में चुनाव से संबंधित है, कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है,
ठीक है। तो आप याद रखिए, दो चीजें याद रखिएगा, जो चुनाव से संबंधित भाग है वो है आपका भाग 15, ठीक है। और जो मुख्य आर्टिकल है जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपका आर्टिकल 324 में बात हुई है। प्रॉब्लम क्या है इलेक्शन कमीशन के बारे में? इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। संविधान जब बनाया जा रहा था तो जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है या CAG है, इनसे रिलेटेड या सुप्रीम कोर्ट है, बहुत अच्छे से इनको डील किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं थी। जैसे पहले क्या है, ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, इसको बाद में 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया गया, ठीक है। जब इलेक्शन का भार ज़्यादा हो गया तो 3 सदस्यीय कमेटी बना दिया गया। जैसे पहले क्या था, पहले था बहुत पहले में चुनाव एक प्रक्रिया थी, ठीक है, चुनाव एक गोल नहीं था, ठीक है। पार्टियां चुनाव लड़ती थी और जीत हार के मामला खत्म हो जाता था, फिर सब लोग अपने काम में लग जाते थे। आज के टाइम पे क्या है, चुनाव एक बिजनेस बन गया है, तो उस बिजनेस को संभालने के लिए इलेक्शन कमीशन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन आर्टिकल 324 पूरी तरीके से डिटेल नहीं देता है। ये एक बहुत बड़ा समझ लीजिए डिफेक्ट कह लीजिए या इन्फर्मिटी कह लीजिए संविधान की है, या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनकी दूरदर्शिता कुछ मुद्दों पे नहीं थी। हर जगह काफ़ी जगह पे थी, लेकिन कुछ मुद्दों पे उस तरीके से दूरदर्शिता नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। बहरहाल भाग 7 जो है हटा दिया गया है, संविधान का हिस्सा है ही नहीं। यूनियन भाग 1 जो है वो डेफिनेशन के बारे में बात करता है, इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, ये भाग 1 में लिखा हुआ है। और भाग 10, 11, 12, 13, भाग 13 जो है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करता है। ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स के बारे में जो आपका भाग बात करता है वो है भाग 13। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है? जो सार्वजनिक रोजगार होगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट में जस्ट अ मिनट, अभी नहीं जाते अगर तो कंप्यूटर हमारा बंद हो गया होता, तो क्लास भी हमारी रुक गई होती, ठीक है। कोई और है नहीं, अकेले ही दोनों चीज़ें हैंडल किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो जो आर्टिकल 16 है आपका, आर्टिकल 16 आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। क्या कहता है कि भैया किसी तरीके का रोजगार में पक्षपात नहीं होगा, सबको रोजगार के बराबर के अवसर दिए जाएंगे, कोई जाति, धर्म और नस्ल और रंग इन सब चीज़ों के बेस के ऊपर जो है भेदभाव नहीं होगा। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए या पिछड़े जातियों के लिए कुछ स्पेशल, बच्चों नहीं, महिलाओं या स्पेशल जाति के लिए कुछ इसमें छूट वगैरह की बात हुई है। बहरहाल जो आर्टिकल 32 है ये आपको कहते हैं कि बाबा अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरे संविधान का कौन सा है? आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको 5 रिट की बात करता है, हाबिस कार्पस, मैंडेमस, सर्टोरी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। यानी कि आपका अगर कोई फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके इन रिट के बेस के ऊपर, ठीक है, आप जाके कह सकते हो भैया देखो सुप्रीम कोर्ट वाले बाबू हमारा जो है अधिकार हनन हो रहा है और आप देख लो हिसाब किताब हमारा सही करो, हम मतलब संविधान में तो गारंटी दी गई है, कैसे आप लोग देश चला रहे हो, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है कि कोई तरीके का छुआछूत वगैरह नहीं होगा, ये आपका मूलभूत अधिकार है, ठीक है। और आर्टिकल 23 जो है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात करता है कि किसी तरीके की मानव का खरीदना बेचना, इंसानी खरीद फरोख्त नहीं होगी, किसी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जाएगा, या कोई फोर्स्ड लेबर या स्लेवरी की बात करता है कि स्लेवरी या फोर्स्ड लेबर नहीं होगा। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत देश में शासन के आधारभूत हैं या राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इसका सिद्धांतों का लागू करें, ठीक है। कौन से संविधान, कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो भाग 4 में कवर किया गया है वो क्या है? बिल्कुल आधार है, मूलभूत है और इसके हिसाब से ही हमको चलना है, पॉलिसी वगैरह बनानी है, ठीक है। ये किस में कहा गया है आपका? तो देख लेते हैं। 44 जो है यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
आर्टिकल 48 ये क्या है कि कामगारों को, किसी भी कंपनी के कामगारों को उस कंपनी के प्रशासन में, उस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, यानी मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मजदूर के हिसाब से भी फैक्ट्री चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मजदूर बिल्कुल जो मालिक का है वही चलना है, मजदूर का भी एक कहाँ होना चाहिए। इस तरीके से कह सकते हो ना, यूनियन जो ट्रेड यूनियन है उसको लीगलाइज कर दिया 48A ने। ठीक है, बाद में जोड़ा गया था उस टाइम पे। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस की बात करता है। इंटरनेशनल पीस क्या कहता है आर्टिकल 51 है? आर्टिकल 51 कहता है कि भैया देखो, देश में शांति कायम रखो और सरकार को इस हिसाब से चलाओ कि देश में अमन सुकून चैन का माहौल बना रहे, लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है, तो लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो ये वाला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत देश के शासन के आधारभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल सी 37। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ठीक है, देखो डिटेल जानना जरूरी है। मैं जरूरी इस बात को कहूँगा कि जो एसआई का एग्जाम होता है, ये देखो सारे एग्जाम जो है यूपीएसआई के हैं, पूछे गए हैं, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। मैं एक चीज़ निश्चित कह सकता हूँ कि सिर्फ लूसेंट पढ़ के आपका कल्याण नहीं हो सकता, 100% श्योर कह सकता हूँ। सिर्फ लूसेंट से काम नहीं होगा, आप या तो किसी की क्लास देखिए या किसी की गाइडेंस लीजिए ना, क्योंकि जो पेपर आ रहे हैं यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है और अभी योगी जी ने हिंट दिया हुआ है कुछ दिन पहले, और दिल्ली कांस्टेबल की भर्ती तो आ ही चुकी है। ठीक है, तो मैं निश्चित एक बात कह सकता हूँ कि इसका लेवल ना हाई है। इसका लेवल ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट पढ़ के बहुत बेसिक सी जानकारी लेके आप जाएं और आपको लगे कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, डाउट है। ठीक है, आपको डिटेल जाननी होगी। यहाँ पे सवाल को आप समझने की कोशिश कीजिए। नवा अनुसूची तो पूछा गया है, लेकिन कितने डिटेल में चला गया। वो क्या पूछ रहा है कि नवी अनुसूची में भारतीय संविधान को किस प्रधानमंत्री ने जोड़ा था, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था। भाई ये बहुत डिटेल की बात है, ये सिर्फ लूसेंट में तो बताया ही नहीं गया होगा, मुझे नहीं लगता, मैंने पढ़ी भी नहीं है वैसे, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा बताया गया होगा। बहरहाल, तो जो नवी अनुसूची है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग नवी अनुसूची को जोड़ा गया था, और जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे वो हम सबके को ये बात पता है, जवाहरलाल JL नेहरू साहब उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री दूसरे हुए, मोरारजी तीसरे, इंदिरा गांधी चौथी। ठीक है, मोरारजी देसाई से प्रधानमंत्री नहीं बने थे कभी, पता नहीं। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बहरहाल उस टाइम पे देश के प्रधानमंत्री थे जब नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। एक सवाल ये भी बनता है कि कब, अब जैसे क्या था कि नवी अनुसूची का मतलब क्या था, थोड़ा आप डिटेल समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको चलते चलते। नवी अनुसूची में ये कहा गया था कि कोई भी कानून अगर नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उस कानून का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन क्या हुआ मामला, 1973 में एक केस पास हुआ जो हमको सबको पता होगा, बहुचर्चित केस था केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये सब कुछ नहीं मानते हम, जो भी नवी अनुसूची में है उसको भी हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सब, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे दैट राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान शामिल किया गया है? असल में क्या है, 371 में बहुत ढेर सारे अलग अलग आर्टिकल है। 371A B C D E F तक 5 है शायद मेरे ख्याल से, और टोटल जो राज्य हैं जिनको स्पेशल दर्जा है वो 12 राज्य हैं ऐसे जिनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कानून बना हुआ है सबसे जो लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है 371A। 371A किसके बारे में है, वो आपका नागालैंड के बारे में है। A B C D F G जितना जहाँ तक है वो आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर A पूछ सकते हैं तो B भी पूछ सकते हैं, C भी पूछ सकते हैं, D भी पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के 39 कार्यक्रम मदों को संबंधित है?
39 किस में दिया हुआ है? पार्ट नहीं, शेड्यूल 11 किसके बारे में है? पंचायतों के बारे में है। उसमें क्या दिया हुआ है? 29 कार्यक्रम दिए हुए हैं। और वो कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंडर में आता है? वो आता है 243 जी के अंडर में आता है। 243 वो जो है इलेक्शन के बारे में है। 243 डी जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SC/ST के बारे में है कि इनको जो है इनके लिए जो है इलेक्शन में वो चाहिए, क्या कहते हैं, रिजर्वेशन वगैरह देना चाहिए। तो जो 29 कार्यक्रम है जिसके ऊपर आपकी पंचायतें जो है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको पता होगा पंचायतें भी कानून बनाने के लिए उनके पास अधिकार है। लेकिन वो अधिकार उनको अधिकार तभी मिलता है जब राज्य सरकारें वो अधिकार को पंचायतों को दे। संविधान ने तो दे दिया, लेकिन अगर राज्य सरकार पंचायतों को वो अधिकार देंगी तभी पंचायतों के पास वो अधिकार आएगा। इसलिए हो सकता है उत्तर प्रदेश की पंचायतों के पास अलग अधिकार हो और पंजाब और राजस्थान और बिहार की सरकारों के पंचायतों के पास अलग अधिकार हो। टोटल कितने अधिकार देता है संविधान? 29 देता है, लेकिन ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है वो कितने ट्रांसफर करती हैं पंचायतों को। ठीक है, तो लेकिन इस बात का जो जिक्र है वो है 243 जी में। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का जिक्र है? तो हम लोग बार बार इस चीज को देखते आए हैं। दूसरा सिटीजन, तीसरा फंडामेंटल, तीसरा फंडामेंटल, चौथा जो है DPSP, और पांचवा यूनियन और स्टेट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कई चीजें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जानने को मिला होगा। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, और आपके लिए वीडियो बनाने की एक जो वो है, मतलब समझिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। मोटिवेशन, आप लोग का व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। ठीक है, आपका कुछ जाएगा नहीं, आप एक बटन दबा दोगे लेकिन आपका कुछ उसमें जाता नहीं है, लेकिन जो सामने वाला मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत साकार हो जाती है, कारगर मानी जाती है। ठीक है, हमको भी अच्छा लगता है कि चलो हमने भी कुछ पॉजिटिव आप लोग के लिए किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और आगे का फिर हम लोग पार्ट 8 हो गया है, पार्ट 9। आप देखो मैं आपके लिए 118 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो सीरीज़ अगर ये आप प्रॉपर देख रहे हो ना, तो ये आपका, मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर पॉलिटी के लिए आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक कहोगे तो मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो आप जाने का समय है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।